गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं रामलाल गंगड़ावा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस विद रामलाल गंगड़ावा में आज हमारे नए अध्याय धातु व अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बारे में अध्ययन करते हैं। इस अध्याय में हम आज धातु के बारे में पढ़ेंगे, जिसके मुख्य रूप से भौतिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आज का अध्याय हमारा धातु और अधातु है, यानी कि आप अगर अंग्रेजी में बोले तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी धातु यानी मेटल, अधातु यानी नॉन मेटल्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी आवर्त सारणी में कुल तत्वों की जो संख्या है वो 118 खोज की जा चुकी है, यानी कि वर्तमान में आज तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनको 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। मुख्य रूप से धातु, अधातु और उपधातु, यानी कि पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। अब अगर हम धातु, अधातु और उपधातु के बारे में बात करें तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम लेते हैं धातु क्या होती है। अब अभी आपको बताया था कि वर्तमान में अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 92 तत्व तो प्राकृतिक है यानी कि नेचुरल है, और जो 26 तत्व है वो है कृत्रिम यानी कि बनाए गए। तो टोटली कितने हो गए? 118। अब इन 118 में से कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं, कुछ उपधातु होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन धातु कि धातु क्या होती है, इसके भौतिक गुणधर्म क्या है, इसके जो रासायनिक गुणधर्म है उनके बारे में कल पढ़ेंगे। जो आज का जो लेक्चर होगा वो अपना सिर्फ धातु के बारे में और धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में होगा। तो धातु के बारे में अगर हम सीधा सा अर्थ देखें तो धातु वह होती है जो पदार्थ चमकीले हो, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो पदार्थ चमकीले होते हैं वो धातु होते हैं। यानी कि धातुओं में जो चमकने का गुण पाया जाता है या जो चमकीले पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अब रही बात धातु की, धातुओं के भी अलग अलग उपयोग है कि कौन सी धातु के क्या उपयोग है, कौन सी धातु के क्या उपयोग है, कौन सी धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, कौन सी धातु कठोर है, कौन सी का घनत्व कम है, कौन सी का गलनांक अधिक है, कौन उष्मा के चालक है, कौन विद्युत का चालक है। ये सारे जो गुण है ये होते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म। अब अगर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करें तो होता क्या है कि एक होता है तत्व, यानी कि तत्व तो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? स्वतंत्र रूप में। लेकिन जो अधिकांश धातुएं और अधातुएं होती हैं वो क्या करती है कि संयुक्त रूप में जो ऑक्साइड या उनके कार्बोनेट या हम कह सकते हैं सल्फाइड या सल्फेट के रूप में पाई जाती है। जैसे हमारा एल्यूमिनियम है, लोहा है, मैग्नीज है। ये क्या करते हैं कि धातु के इस अवस्था में ऑक्साइड या कार्बोनेट के सल्फाइड या सल्फेट के रूप में होती है। तो ये होती है अपनी धातु। अब इन धातुओं को रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है, यानी कि धातु और अधातु के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो आज हम बात करते हैं धातु। तो अभी बताइए आपको धातुएं सामान्यतः क्या होती है? चमकीली होती है। अब हम बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। अगर हम भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करें तो पहला अपना गुण आता है चमक, जिसको हम धात्विक चमक भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? धात्विक चमक। अब इस धात्विक चमक का क्या अभिप्राय है कि सामान्यतः जो धातुएं होती है वो अपने शुद्धतम रूप में या अपनी प्योरिटी में क्या होती है? चमकदार होती है, अर्थात चमकीली होती है। तो चमकीली होने के, धातुओं के चमकीले होने के जो ये गुण होता है ये कहलाता है धात्विक चमक। क्या कहलाता है? धात्विक चमक। और ये जो चमक है वही इन धातुओं को, इन मेटल्स को चमकीली बनाती है या आकर्षित बनाती है, आकर्षण का केंद्र रखती है।
अगर धात्विक चमक के बारे में उदाहरण देखें तो अपना जैसे मान लो सोना है, तो सोना के विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि उनमें क्या होती है, चमक होती है, चमकीले होते हैं, यानी कि आकर्षित दिखते हैं। या अब जब इसका दूसरा भौतिक गुणधर्म देखते हैं तो आती है कठोरता। क्या आती है? कठोरता। अब इस कठोरता की बात करें तो धातुएं क्या होती है? कठोर होती है या मजबूत होती है। लेकिन सभी धातुएं कठोर नहीं होती है, कुछ धातुएं मुलायम भी होती है जिनको हम चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। यानी कि कुछ धातुएं इतनी मुलायम है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। जैसे आप देख लीजिए लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में, ये धातुएं इतनी मुलायम है कि हम इसको चाकू से भी काट सकते हैं। लेकिन इसके साथ आप देखिए कि जो एक मरकरी ऐसी धातु है, या पारा बोल सकते हैं आप इसको, जो कि कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? द्रव्य अवस्था में। यानी कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव्य अवस्था में। अब बात करते हैं मरकरी, पारा, ये दोनों एक ही है। आप मरकरी भी बोल सकते हैं, पारा भी बोल सकते हैं। और जो इसका प्रतीक होता है वो होता है अपना Hg। क्या होता है? Hg। अब अगर अपन कठोरता में पढ़ रहे हैं तो मुलायम धातु को तो पढ़ लिया आपने कि भाई लिथियम, सोडियम, जो पोटेशियम है वो तो होती है मुलायम धातुएं। अब अगर कठोर धातु की बात करें तो सबसे कठोर धातु होती है अपनी प्लेटिनम। कौन सी होती है? प्लेटिनम। अगर प्लेटिनम का अपन प्रतीक देखें तो प्लेटिनम का प्रतीक होता है Pt। क्या होता है? Pt। यानी कि आप Pt लिख सकते हैं। दूसरी बात, इसको आप प्लेटिनम भी लिख सकते हैं। तो ये हुए थे अपने दूसरा गुणधर्म, कठोरता। और अगर सबसे कठोर पदार्थ के रूप में बात करें हम, तो सबसे जो कठोर पदार्थ है वो होता है अपना हीरा। क्या होता है? हीरा। अब जो धातु का अगला गुणधर्म है वो होता है आघात वर्तनीयता। अब जो आघात वर्तनीयता है वो क्या होती है? देखिए, आघात वर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से शब्दों से मिलकर? दो शब्दों से। एक है आघात, दूसरा है वर्धन। क्या है? पहला तो है आघात और दूसरा है वर्धन। अब आघात का क्या मतलब है और वर्धन का क्या मतलब है? आघात का अर्थ होता है पीटना, या आप कह सकते हैं चोट करना। और वर्धन का अर्थ होता है बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। यानी कि पीटना, दूसरा आ जाता है बढ़ाना। अर्थात किन्हीं धातुओं पर किसी ठोस से आघात करके, या आप कह सकते हैं पीट करके उनको बढ़ाना या उनको फैलाना, जो ये गुण होता है वो क्या कहलाता है? आपका आघात वर्तनीयता। क्या कहलाता है? आघात वर्तनीयता। अर्थात आघात का अर्थ है पीटना या चोट करना, और वर्धन का जो अर्थ है वो होता है बढ़ाना या खींचना। अर्थात धातुओं का वह गुण जिसके अंदर उनको पीटकर चादर के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, धातुओं का ये गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। अब अगर सबसे अधिक आघात वर्धनीय या आघात वर्धिता जो धातु है वो कौन सी होती है उसके बारे में बात करें तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय सोना होता है। क्या होता है? सोना, गोल्ड। कैसे? कि ये इतना आघात वर्धिता है कि इसको पीट पीट करके सबसे पतली चादर प्राप्त की जाती है। कौन सी चादर? सबसे पतली चादर प्राप्त की जा सकती है। अब आघात वर्धनीयता के बाद आता है तन्यता का गुण। कौन सा गुण? तन्यता का। तन्यता का मतलब होता है कि खींचकर उसको एक पतले तार के रूप में प्राप्त करना। अर्थात धातुओं का ऐसा गुण जिसमें उनको खींचकर आसानी से तार के रूप में बदला जा सकता है। यानी कि धातुओं को तार के रूप में जो बदलने का गुण है ये तार के रूप में बदल जाता है, यह गुण कहलाता है तन्यता। क्या कहलाता है? तन्यता। और अगर सबसे तन्य धातु की बात करें तो यही अपना सोना, या आप गोल्ड बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा तन्य है। इस सोने से सबसे लंबा तार खींचा जा सकता है, इसलिए सोना सबसे अधिक
आघातवर्धनी भी है और सबसे अधिक तन्य भी है। अब आता है अपना अगला चालकता। क्या आता है? चालकता। अर्थात धातुओं में क्या होता है, ऊष्मा का या विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है। क्या हो जाता है? चालन आसानी से हो जाता है। तो हम पहले बात करते हैं ऊष्मा के चालन की। किसके चालन की? ऊष्मा के चालन की। अगर हम ऊष्मा के चालन की बात करें तो धातुएं क्या होती है? ऊष्मा की चालक होती है। क्या होती है? कुछ धातुएं ऊष्मा की चालक होती है। कैसे चालक क्यों होती है? क्योंकि ऐसी धातुएं जिनमें ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है वो धातुएं क्या कहलाती है? अपनी ऊष्मा की चालक, या वे गुण क्या कहलाता है? ऊष्मा का चालक। ठीक है। जैसे अब आप देख लीजिए कि ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातुएं हैं वो कौन कौन सी है। अगर हम ऊष्मा के सबसे अच्छी चालक धातुओं की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चालक होती है अपनी सिल्वर, या आप उसको बोल सकते हैं चांदी। कौन सी? चांदी। और दूसरे नंबर पर अपना होता है कॉपर। क्या होता है? कॉपर। अगर किसी ऑप्शन में आपके सामने चांदी और कॉपर दोनों आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं करना है? आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपका जो राइट आंसर होगा वो चांदी ही होगा, क्योंकि जो चांदी है वो सबसे ज्यादा ऊष्मा की चालक होती है। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातुओं के नाम बताइए तो आपका उत्तर होना चाहिए चांदी और कॉपर। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक कौन है तो आपको यही बताना है कि चांदी अर्थात सिल्वर। ये हुई ऊष्मा की चालकता। अब अपन देखें तो विद्युत की चालकता के बारे में बात करते हैं। विद्युत की चालकता का मतलब है कि ऐसी धातुएं जिनमें क्या होता है कि विद्युत का चालन या विद्युत का संचरण या विद्युत का प्रवाह क्या होता है? आसानी से होता है। या आप कह सकते हैं कि ऐसी धातुएं जिनमें विद्युत का प्रवाह हो या चालन हो या संचरण हो, वे धातुएं क्या होती है? विद्युत की चालक होती है। विद्युत की चालक में अगर सर्वोत्तम चालक देखा जाए या जो सबसे अच्छा चालक है या जो सबसे अच्छी चालक धातु है वो क्या होती है? अपनी चांदी। क्या होती है? चांदी। यानी कि ऊष्मा की भी सबसे अधिक चालक धातु अपनी चांदी होती है और विद्युत की भी सबसे अच्छी चालक जो धातु है वो कौन सी होती है? चांदी। अब जब धातु का हम अगला गुण देखते हैं तो ध्वनि। क्या आता है? ध्वनि। यानी कि ध्वनि बोल सकते हैं आप इसको, ध्वनिकता बोल सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं धातु में ध्वनिकता का गुण। तो देखिए ध्वनिकता का गुण क्या होता है कि जब भी कोई धातु है या मेटल किसी ठोस क्या करती है? किसी ठोस या कठोर सतह से टकराती है तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, या आप कह सकते हैं एक घंटी के रूप में ध्वनि बजती है। अर्थात धातुओं का किसी ठोस या कठोर सतह से टकराने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, धातुओं का यह गुण या धातुओं में यह गुण क्या कहलाता है? धात्विक ध्वनि, या आप इसको कह सकते हैं ध्वनिकता। क्या कह सकते हैं? ध्वनिकता। धातुओं में क्या होता है? जो ये ध्वनिकता का गुण होने के कारण आप देखते हैं विद्यालयों में या बड़े ऑफिसों में या धार्मिक स्थलों पर जो घंटी लगी होती है वो भी धातुओं की बनी होती है। धातुओं की बनी होने का कारण क्योंकि धातुओं में क्या होता है? ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। अर्थात जब वो किसी ठोस सतह या किसी ठोस पदार्थ या किसी ठोस वस्तु से टकराती है या ठोस वस्तु के साथ उस पर चोट की जाती है तो उनमें क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए अब देखते हैं अपन धातु का जो अगला गुणधर्म है या जो अगला भौतिक गुणधर्म है वो है अपना रंग। कौन सा? रंग। रंग क्या होता है? कलर क्या होता है? तो जो अधिकतम जो धातुएं होती है या जो अधिकतर धातुएं होती है या आप कह सकते हैं जो मैक्सिमम मेटल्स है वो क्या होती है? रूपफली या धूसर, जिसको अपन बोल सकते हैं ग्रे रंग की होती है। क्या होती है?
गहरे रंग की होती है। क्या होती है? गहरे रंग की। अगर ये तो रंग होता है उनका सामान्य रूप में, अगर आप उस धातु को शुद्धतम रूप में देखें तो उनका क्या रंग होता है? रूपहली या धूसर, या आप उसको कह सकते हैं ग्रे, GRAY, ग्रे। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इसका भौतिक गुणधर्म। धातु का जो भौतिक गुणधर्म है वो है आपका घनत्व। क्या है? घनत्व। घनत्व है वो धातुओं का जो घनत्व है वो कुछ धातुओं का कम भी हो सकता है, कुछ का अधिक भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर धातुओं का जो घनत्व है वो क्या होता है? सर्वाधिक होता है या अधिक होता है। आप कह सकते हैं कि जो धातुओं के घनत्व है वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अब अगर बात करते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ चीजें पानी में डूब जाती है, कुछ चीजें पानी में तैरती, अर्थात कुछ मेटल्स है वो डूब जाती है लेकिन कुछ मेटल्स नहीं डूबती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जिन धातुओं का या जिन वस्तुओं का घनत्व है पानी के घनत्व से अगर अधिक है, क्या है? पानी के घनत्व से अधिक है, तब तो वो तो डूब जाएंगी। लेकिन जिन धातुओं का घनत्व पानी के घनत्व से कम है वो क्या करती रहती है? अपने तैरती रहती है। क्या करती रहती है? तैरती रहती है। इसके बाद अपना अगला गुणधर्म है वो आता है गलनांक। क्या आता है? गलनांक। अब गलनांक क्या होता है पहले ये देख लीजिए कि गलनांक का मतलब है कि वह उच्चतम ताप, क्या? वह उच्चतम ताप जिस पर क्या होता है? धातुएं या कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पिघलना शुरू हो जाता है। या आप सीधा सा अपना समझने के लिए अर्थ, गलनांक का मतलब गलना, यानी कि वह अधिकतम ताप जिस पर कोई धातु या पदार्थ क्या हो जाता है? गलना शुरू हो जाता है। तो यह होता है गलनांक की परिभाषा। अब अगर धातुओं में गलनांक की बात करें या धातुओं के गलनांक के बारे में बात की जाए तो धातुओं का जो गलनांक है वो उच्च होता है, मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो धातुओं का या जो धातुओं में गलनांक है वो क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन कुछ धातुएं इसका अपवाद भी है, और जो धातु है अपवाद वो है गैलियम धातु, जिसका प्रतीक होता है Ga, यानी कि Ga या गैलियम धातु है वो इस गलनांक बिंदु का अपवाद है। गैलियम धातु ऐसी धातु है जिसको आप हथेली पर रखते ही वो क्या हो जाती है? पिघल जाती है। यानी कि इस धातु का जो गलनांक है वो बहुत ही कम होता है। अब आपको एक उदाहरण देख लेते हैं कि लोहे का गलनांक है वो 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर आपको इस बारे में एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि गैलियम धातु को हथेली में रखने पर पिघल जाती है, क्यों? तो आपका उत्तर होना चाहिए गैलियम धातु का जो गलनांक है वो क्या होता है? बहुत कम होता है, जिसके कारण वो क्या कर जाती है? पिघल जाती है। और अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन सी धातु हथेली में लेने पर पिघल जाती है, तो आपका उत्तर होगा गैलियम धातु। तो ये तो हमने पढ़े थे धातु के भौतिक गुणधर्म। धातु के भौतिक गुणधर्म में हमने देखिए क्या क्या पढ़ा। इसमें पढ़ा रंग, घनत्व, गलनांक, विद्युत चालकता, ऊष्मा की चालकता। उसके बाद आपने पढ़ा था इनका जो रंग कैसा होता है, कौन सी धातुएं विद्युत की चालक होती है, कौन सी विद्युत ऊष्मा की चालक होती है। आघातवर्धनीयता पढ़ा, विद्युत चालकता पढ़ ली, तन्यता का गुण भी इनमें पढ़ा था आपने कि सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किस में पाया जाता है। उसके बाद में आपने पढ़ा कि कठोरता क्या होती है। कठोरता के बाद में आपने चमक भी पढ़ा था कि धातुएं होती है वो चमकीली होती। ये जो आपने जितने भी टॉपिक अभी पढ़े हैं वो होते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। क्या होते हैं? धातुओं के भौतिक गुणधर्म। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूं कि इस चैनल पर यानी कि साइंस विद रामलाल कंकड़ाव में हर रोज आपकी सुबह
9 से 9:15 के बीच में आपकी विज्ञान की कक्षा हर रोज डेली चलेगी, जिसका टाइम 30 मिनट से 45 मिनट तक का होगा। हर रोज आपको नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। मैं अपने पहले वीडियो लेक्चर में भी, कक्षा में भी बता चुका हूँ कि आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, आपको डाउट है, आपकी कोई जिज्ञासा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक होकर प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप पब्लिक कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अपने मन की बात बता सकते हैं। जो टॉपिक समझ में नहीं आया आप उसको समझ सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं को तत्पर रहना पड़ेगा, इन वीडियो को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ, इतनी आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी आप पूछोगे, डाउट होगा आपका, वो एकदम क्लियर होगा, वो डाउट आपको कभी नहीं आएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको वीडियो में दोबारा कमेंट करने की या कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, इसलिए मैं आपको आराम से छोटी छोटी चीज़ बता देता हूँ। हाँ, छोटी चीज़ से याद आया कि आप सोच रहे होंगे कि ये तो छोटी चीज़ है, किताबों में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। बाद में कुछ नहीं है विद्यार्थी, बाद में सिर्फ पछतावा है कि काश मैं उस टाइम पढ़ लेता, काश मैं उस टाइम याद कर लेता, काश मैं उस टाइम उसको समझ लेता। फिर आपके बाद में सिर्फ 2 ही शब्द बचेंगे, एक तो करने के लिए पछतावा और काश, कि काश मैं ये कर लेता। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कीजिए। अब हमारे जो धातु थे उसके बारे में बात हो गई, जो धातुओं के भौतिक गुणधर्म थे उनके बारे में बात हो गई। तो अब थोड़ी सी छोटी मोटी 4-5 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ये आपको दिख तो छोटी रही है, एक एक शब्द की है, लेकिन यही एक एक शब्द आगे जाके आपके बहुत काम आने वाले। विशेष तौर से जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा 6 से 10 तक या 12 तक, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी जब आगे जाएंगे तो कंपटीशन एग्जाम देंगे तो यही सिलेबस आने वाला है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी जो आप पढ़ोगे वही आपका काम आएगा। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आगे आपको ही इसका फायदा मिलेगा। तो धातु के बारे में कुछ तथ्य है जो आपको याद रखने हैं कि कौन क्या है, कौन क्या है, कौन कैसी है। तो पहले देखते हैं कि जो कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो होती है आपकी पारा, कह सकते हैं मरकरी, जिसका प्रतीक होता है Hg। यानी कि जो मरकरी पारा धातु है वो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव्य अवस्था में। ये कौन से गुण का अपवाद है? ये कठोरता के गुण का अपवाद है, क्योंकि आपने उसमें पढ़ा था कि सामान्यतः धातुएं कौन सी अवस्था में पाई जाती है? कठोर अवस्था में। अब दूसरी जब बात करें, क्रियाशीलता की बात करें कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो सबसे क्रियाशील धातु होती है सोडियम, जिसको आप प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं Na, और दूसरी होती है पोटेशियम, जिसका प्रतीक होता है K। अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम धातु है वो सर्वाधिक ज्वलनशील धातु है। कैसे ज्वलनशील धातु है? अगर आप सोडियम के छोटे से भी टुकड़े को अगर खुली हवा में या पानी में छोड़ते हैं तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है। आग क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि ये सर्वाधिक क्रियाशील है, जो कि वायु या जल के संपर्क में आते ही ज्वलनशील हो जाता है या आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम धातु को हमेशा ध्यान रखना, केरोसिन के अंदर ही रखा जाता है। अब अगर हल्की धातु की बात करें तो सबसे जो हल्की धातु होती है वो होती है लिथियम। क्या होती है? लिथियम। यानी कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु होती है अपनी लिथियम, और इस लिथियम का प्रतीक होता है Li। अब अगर हमने हल्की धातु के बारे में बात कर ली है तो हम देखते हैं कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है। तो सबसे भारी धातु विद्यार्थियों ओस्मियम होती है। कौन सी होती है? ओस्मियम होती है। और सबसे आघात वर्णीय और तन्य धातु है वो आपको बता दिया है कि सोना होता है। और ऊष्मा का और विद्युत का जो सर्वोत्तम सूचालक है वो होता है अपना चांदी, या आप उसको बोल सकते हैं Ag। और सबसे कम ऊष्मा का चालक है वो होता है शीशा या लेड।
तो ये थे अपने कुछ महत्वपूर्ण बातें, 5-7 बिंदु है। आपको छोटे दिख रहे हैं लेकिन ये छोटे नहीं हैं, ये खुद तो छोटे हैं लेकिन ये आपको बड़ा बनाने में या आपको बड़ा बनाने में यही छोटे काम आएंगे। क्योंकि कहा गया कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यही छोटे छोटे मिलकर आपको क्या बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। आपके कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्नों के उत्तर होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे, बिल्कुल 4 शब्द होंगे आपके, सिर्फ आपके सामने प्रश्न चाहे कितना भी बड़ा हो जाएगा लेकिन उत्तर के रूप में जो आपके जो शब्द मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 4 होंगे, 4 से ज्यादा नहीं होंगे। एक आपका ऑप्शन होगा ए, दूसरा ऑप्शन होगा बी, तीसरा होगा सी और चौथा होगा डी। इन 4 ऑप्शन के अलावा आपको वहां पर 5वां ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ये चारों ऑप्शन ही बिल्कुल छोटे होंगे। आपके जितने भी उसमें प्रश्न आएंगे, 100 आएंगे, 125 आएंगे, 150 आएंगे, जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें 4 से 5 अक्षर ही नहीं लिखा होगा उत्तर का, वो होगा भी बिल्कुल छोटा, लेकिन वो छोटे छोटे आपको क्या बनाएंगे, बड़े बनाएंगे। अगर आप इनको अभी से छोटे में ले लेंगे कि ये तो छोटे हैं, इनको क्या पढ़ना है, बाद में पढ़ लूंगा, बाद में समझ लेंगे, ये कोई पढ़ने की चीज़ है क्या, ये तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ बताइए, तो बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अभी आपको इनको ज़्यादा छोटा समझोगे तो ये भी आपको छोटा समझेगी, क्योंकि समय का भरोसा नहीं होता है कि कब कौन सी छोटी चीज़ आपको बड़ा बना दे। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो इनको ही आपको समझना है, अपने दिमाग में उतारना है, याद रखना है। आगे इनको छोटी छोटी चीज़ों को काम में लेकर आप खुद को बड़ा बनना है। क्या बनना है, बड़ा बनना है। और सिर्फ बड़ा ही नहीं बनना है कि मैं बड़ा बन गया, नहीं, बड़ा बनकर कुछ ऐसा करना है कि दुनिया आप जैसा करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, आप जैसा करना चाहिए। अब एक छोटी सी बात है, देख लीजिए आप, एक लाइन की है और एक लाइन का उसका उत्तर है कि घरों में, रसोई घर में जो बर्तन होते हैं वो धातुओं के बनाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं घर में अपने एल्यूमिनियम के बर्तन है, स्टील के बर्तन है, तांबे के बर्तन है, लोहे के बर्तन है, एल्यूमिनियम के बर्तन। तो इन्हीं धातुओं के क्यों होते हैं या धातुओं के क्यों होते हैं? आपको बोल जाए कि लकड़ी के क्यों नहीं बना दिए जाते? तो इसमें होता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारक ने आपको एक गुण बताया था कि उष्मा की चालकता। कौन सा गुण बताया था? उष्मा की चालकता। तो उष्मा की चालकता के कारण इन धातु बर्तनों को किसके बनाए जाते हैं? धातुओं के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि धातु के बर्तन में क्या होता है कि उष्मा का संचरण क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है, अर्थात उष्मा की सुचालक होती है, जिसके कारण क्या होता है, खाना पकने में सरलता होती है, खाना आसानी से पक जाता है। तो आज की कक्षा हमारी है वो धातु और धातु के भौतिक गुणधर्म और जो धातु के 5-7 छोटे पॉइंट थे उसकी साथ आज समाप्त होती है। एक बार पुनः आपको याद दिला देता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिए। वीडियो को आप आराम से पूरा देखिए। हाँ, शायद आपको ये वीडियो छोटे लग सकते हैं कि जो पढ़ाई है वो तो छोटे बच्चों का है, छोटे कक्षाओं का है, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये ही आपके काम में आएंगे, यही आपको बड़ा बनाएंगे। तो आप इन वीडियो को या जो अभी टॉपिक चल रहा है जैसे अपना मानव रक्त, अभी धातु और अधातु पढ़ाया वे, इनको छोटा मत लीजिए। ये कक्षा 6 से 10 तक के भी सिलेबस में है। आगे आप पटवार, रीट, एसएससी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करोगे उन्हीं में ये भी सिलेबस आएगा। 5 से लेकर 10 अंक की यही विज्ञान आएगी। तो आपको ये पढ़ना है, अच्छे से समझना है। समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर ये आप करना नहीं चाहिए तो अपने इस वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है, आप अपना कमेंट उस कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि वीडियो बनाने में या आपके लिए कुछ अच्छी जानकारी लिखने में समय लग सकता है, तो थोड़ा रिप्लाई लेट हो, लेकिन आपका प्रश्न का उत्तर या आपकी जिज्ञासा के अनुरूप उत्तर या आपके डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद। आज की हमारी जो कक्षा धातु और धातु के भौतिक गुणधर्म है वो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, समझिए। धन्यवाद।